हेलो 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 हेलो। अभी केमिस्ट्री का क्लास होगा। अभी केमिस्ट्री का क्लास होगा। फिजिक्स वाले सर का थोड़ा गला फंस रहा है, ठीक है, तो आज वो नहीं है, बोले कि आज हम रेस्ट लेंगे, तो अभी केमिस्ट्री का क्लास होगा। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चंदन सर का तबीयत खराब है, ठीक है, आज फिजिक्स नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन से रिगार्डेड कुछ टर्म पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अभी से ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा ये अभी संभव नहीं है बेटा। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन देख रहे हो, आज 911 केस निकला है गया में। कल वाला केस पॉजिटिव 911 पॉजिटिव निकले। कल मैं भी टेस्ट करवाया हूं, मेरा निगेटिव आया।
ठीक है, स्टार्ट करें। ऑफलाइन तो क्लास लेने का मुझे भी बहुत मन करता है बेटा, उसके जैसा इसमें नहीं हो पाता है, क्या करें। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा। बाइनरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स हो। जिसके कितने कंपोनेंट्स हो? दो कंपोनेंट्स हो। एक कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और एक जो कम अमाउंट में मौजूद होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन हमें मिलता है। ये सब आप ऑलरेडी जान रहे हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में शुरू में ही लिखा गया है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंपोनेंट काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट आपको काफी कम होगा, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट आपको काफी ज्यादा होगा। बहुत ही कम अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा और सॉल्यूशन आपको बनेगा, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसमें है, शुरू हम वहां से करते हैं। आप लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने होते हैं। मैं समझता हूं आप लोग इसको पहले से जान रहे होंगे, जैसे कि आपको वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन, वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, इन सब चीजों को इसमें पढ़ना होता है। मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होता है। सेमी मोलर क्या होता है, डेसी मोलर क्या होता है, सेंटी मोलर क्या होता है। मैं समझता हूं ये सब सारे चीज आप जानते होंगे। अगर किसी में दिक्कत है तो आप यहाँ बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई में अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इसमें पढ़ना होता है हमें डाइल्यूशन। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये भी आप बहुत बढ़िया से सीखे हुए हो, ठीक है, और इसीलिए इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। डाइल्यूशन कराने से किसी भी गिवन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। डाइल्यूशन कराने से किसी भी गिवन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मोलालिटी, मोलालिटी आप पढ़े होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये मोलालिटी होता है। इस चैप्टर में आपको मोलालिटी का काफी इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है, उसको भी मैं समझता हूं आपको आते हो। मोलालिटी आप लोग निकाल लेते हो ना? मोलालिटी आप लोग निकाल लेते हो ना? ठीक है, चलिए। मोलालिटी के बाद आपको पढ़ना होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखा हुआ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी आपको पढ़ा हुआ है। ऊपर में लिख दीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए।
ये सारा चीज आप कर लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक आपको और यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था। पार्ट्स पर मिलियन होता है, इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इतना ही है। आप लोग पहले से जानते हो, कुछ दिन पहले ही कौन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, इसीलिए उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप इनको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी पहला टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी आपको लिक्विड पर कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब तो इसका आप जानते ही हो। ठीक है, फैक्टर्स इसका खाली लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मतलब कि एक हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जिसका मतलब होता है कि पोलर और आयोनिक सॉल्यूट is soluble in polar solvent। ठीक है, एंड जैसे कि पोलर और आयोनिक, पोलर में कुछ ले लीजिए जैसे HCl ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, आयोनिक में ले लीजिए जैसे NaCl ले लीजिए। ये आपको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर वगैरह में आपको सॉल्युबल होता है। एक और इसमें सीखते हैं नॉन पोलर solute is soluble in non-polar solvent, जैसे कि आपको नॉन पोलर सॉलिड कुछ ले लीजिए जैसे बेंजीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपस में घुलेगा। लेकिन अगर आप क्रॉसिंग किए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को पानी में लेकर घुलने की कोशिश की है, या HCl NH3 NaCl को बेंजीन में घुलने की कोशिश की है, तो ये आपको नहीं घुल पाएगा, ये आपको नहीं घुल पाएगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, नहीं घुल पाएगा। नोट कर लीजिए इन सब चीजों को। आज आपको सर का तबीयत खराब होने की वजह से फिजिक्स का पीरियड नहीं होगा,
केमिस्ट्री का ही पीरियड होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो कोई कंफर्म कर दीजिए हैं कि नोट हो गया। ठीक है, अब आप यहां सीखिए सेकेंड फैक्टर। अब यहां आप सीखिए सेकेंड फैक्टर, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपको मालूम होना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब यह है कि जब लिक्विड आपका सॉल्व है और इसमें आप सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हो, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट जब आप ऐड करते हो, ये दोनों का दोनों इनकंप्रेसिबल होता है। ये दोनों का दोनों इनकंप्रेसिबल होता है, मतलब इन दोनों में से किसी को भी प्रेस नहीं किया जा सकता, और इसी कारण से प्रेशर बढ़ाने पर इनके सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑन चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर को चेंज करने से किसी भी तरह का इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है, ठीक है। जितना घुलते रहेगा उतना ही घुलते रहेगा। आप चाहेंगे कि प्रेशर को बढ़ा दें, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में ज्यादा घुलने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, ठीक है। आप चाहेंगे कि न मैं और घोलना चाहता, प्रेशर बढ़ा देती, तो ऐसा करने से चीनी आपको और ज्यादा पानी में नहीं घुल पाएगा, ठीक है। ठीक है, और ज्यादा उसको घोला नहीं जा सकता। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, ठीक है। थर्ड फैक्टर में आपको आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा है कि जब किसी भी लिक्विड में जब सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं, देन द प्रोसेस मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जब सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में ऐड करते हैं तो ऐसे केस में प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। अगर आपको एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलुबिलिटी भी बढ़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल से। और अगर एक्सोथर्मिक है
तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपका घट जाएगा। ये कहां से आया? तो हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो, और ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के घटता है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो। इसी चीज से इसको निकाला गया। केमिकल काइनेटिक्स में ये डिटेल में पढ़ना, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ज्यादा तब घुलेगा जब वो एंडोथर्मिक होगा, मतलब प्रोसेस आगे जाने पर वो हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए। और अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड सब्सटेंस पानी में और कम घुलने लगता है या सॉल्वेंट में और कम घुलने लगता है। ठीक है, बस सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस में इतना ही डिटेल में आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ये भी आपके सिलेबस में solubility of gas into liquid. Solubility of gas into liquid. नोट कर लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐसा होता है जैसे कि सोडा वाटर, एटसेट्रा। इन सब में क्या होता है आप देखे होंगे कि जब सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक के जब बॉटल को ओपन करते हो तो अचानक वो बाहर निकलता है, गैस आपको बुलबुला की तरह होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि गैस को हाई प्रेशर पर ऐड करके और उसको ढक्कन को बंद किया हुआ रहता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर पढ़ना। ये यहीं पर नहीं, कहीं पर भी पानी आपको फैला हुआ है, तालाब है, नदियां है, उन सभी में भी आपको पानी में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब घुला होता है। ये सब जब घुला होता है, ऑक्सीजन गैस जब पानी में सभी घुला होता है, इसी की वजह से वाटर के अंदर में एक्वेटिक लाइफ आपको फिजिबल है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन वहीं पर मिलता है। जब ऑक्सीजन का कमी, जैसे समुद्र में आप देखे होंगे या तालाब में भी कि मछलियां जो धीरे धीरे सरफेस पर ऊपर आती,
तो सरफेस पर ऊपर आना उनका एक मजबूरी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना ऑक्सीजन गैस उनको चाहिए एट ए टाइम, उतना ऑक्सीजन गैस उनको उस जगह पर नहीं मिल पाने लगता है। ज्यादा ऑक्सीजन गैस पाने के लिए वो सरफेस पर आते हैं। एक बार मिल जाता है, कंफर्टेबल वो महसूस करने लगते हैं, तो फिर वो आपको नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह ये सब भी आपको आता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। फैक्टर्स, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, कई गैस ऐसे होते हैं, कई गैस ऐसे होते हैं जो मेनली हमें वाटर में फोकस करना है। कई गैस ऐसे होते हैं जो वाटर में काफी कम होते हैं। गैसेस like hydrogen, nitrogen, oxygen are less soluble in water. H2N2O2 are less soluble in water. इस कारण से, चूंकि ये मॉलिक्यूल देखिए, ये मॉलिक्यूल देखिए एंड इस मॉलिक्यूल देखिए, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और वाटर क्या होता है, ये आपको पोलर होता है, पर इनमें दोस्ती अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए पुअरली सॉल्युबल होता है। अगर आप देखें गैसेस लाइक अमोनिया, HCl and CO2 are highly soluble in water. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन होता है, जैसे NH3 वाटर से रिएक्शन करके आपको NH4OH देता है। HCl वाटर से रिएक्शन करके आपको H प्लस aqueous एंड Cl माइनस aqueous देता है। CO2 वाटर से रिएक्शन करके आपको H2CO3 aqueous सॉल्यूशन देता है। ये लोग रिएक्शन चले जाते हैं और इसी कारण से ये फेवरेबल होते हैं और ये सब काफी ज्यादा अमाउंट में पानी में घुल सकते हैं। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए? ठीक है, अब इसमें वही वाला केस फिर से आपको एक और पढ़ना है, सेकेंड फैक्टर। Dissolution of gases in water is exothermic. Dissolution of gases in water is exothermic. और हम लोग पहले पढ़े कि एक्सोथर्मिक होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी आपका घटता है, सॉल्युबिलिटी आपका घटता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एट नाइट more oxygen is available in the water sources and जब डे रहेगा तो लेस ऑक्सीजन जो है आपको अवेलेबल होता है वाटर सोर्स में। तब एक चीज बताइए, एक्वेटिक लाइफ खास करके जो एनिमल कैटेगरी के होते हैं उनको पानी में अंदर रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहने के लिए अगर देखें तो दिन में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दिन में टेम्परेचर ज्यादा होने से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी और इसीलिए जो एनिमल्स कैटेगरी के जो होते हैं आपको वाटर बॉडी में, वो लोग को बार बार सरफेस पर आना पड़ता है ऑक्सीजन को पाने के लिए। जब रात होता है, जहां टेम्परेचर कम होता है, तो वहां आपको नाइट में मोर ऑक्सीजन, टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ जाएगा और इसलिए मोर ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडी में अवेलेबल है और इसीलिए एनिमल्स वगैरह को बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ती रात में। ठीक है, तो एक चीज और सीख गए हैं आप लोग, एक और चीज सीखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गैस इज कंप्रेसिबल इन नेचर। हम लोग पढ़े हैं कि गैस आपको क्या होता है, गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है। गैस क्या होता है बेटा, गैस इज कंप्रेसिबल इन नेचर और इसी कारण से प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो मोर गैस कैन बी injected into the voids of the liquid और इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या है, लिक्विड के अंदर में वॉइड्स होते हैं। प्रेशर अगर ज्यादा गैस का दीजिएगा तो गैस मॉलिक्यूल उन वॉइड्स में जाकर छिप जाएगा, तो आपको है ना सॉल्युबिलिटी क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ज्यादा गैस मॉलिक्यूल जो है पानी में खप रहा है, तो आपको क्या लगेगा, सॉल्युबिलिटी गैस का ज्यादा है। ऐसे ही धीरे धीरे जब प्रेशर को आप रिलीज करेंगे
तो व्हाइट्स में मौजूद जो गैस है वो धीरे धीरे आपको बाहर उड़ने लगता है, और सॉलिडिटी ऑफ गैस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपको मालूम है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं वो वेरी हाई प्रेशर पर आपको गैस भरे रहते हैं। अचानक हिला करके अगर उसके बोतल को आप ढक्कन को खोलिए तो इस तरह से आपको फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फैल जाता है, उससे जो फ्लूइड निकलता है वो काफी ज्यादा फैल जाता है ना, और इसीलिए वो गैस होते हैं वो, ठीक है, गैस उसमें भरे जाते हैं हाई प्रेशर पर, उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स को बोतल को फिल किया जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इफेक्ट ऑन सॉल्विटी ऑफ गैस जो है ये हम लोग पढ़ लेंगे। अब इस पर मैथमेटिकल अप्रोच साइंटिस्ट हेनरी का रहा, तो उनके थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए mass of gas dissolved mass of gas dissolved per unit volume, mass of gas dissolved per unit volume of solvent, mass of gas dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to partial pressure of the gas. Is directly proportional to partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas. That is M is proportional to P, or M is equal to Kp, where M क्या है, mass per unit, mass of the solute per unit volume of the gas, and P is partial pressure of the gas. P is the partial pressure of the gas. ठीक है, इसके कुछ ग्राफ होते हैं जिससे M इज इक्वल टू Kp है, इधर M लिखे और इधर अगर P लिखे
इसका ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ ऐसे खींचे फॉर डिफरेंट गैसेस, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, नोट कर लीजिए। हो जाए तो कोई बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि गैस का प्रेशर जितना ज्यादा करिएगा, मास ऑफ गैस डिजोल्व उतना ही ज्यादा होता है। एम मास नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द, यहां पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्वेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां सुधार कर लीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्वेंट। हेनरी का सेकंड स्टेटमेंट, हेनरी लॉ का सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas over the liquid surface. Gas over the liquid surface. That is of kH into mole fraction of the gas, where kH is called Henry law gas constant. kH क्या कहते हैं हम लोग? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट फॉर ए गैस।
इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि अगर आप दो गैस को सेम प्रेशर पर रखते हैं तो जो गैस ज्यादा घुलेगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सेम प्रेशर है, दो सेम गैस है, सॉरी दो डिफरेंट गैसेस है, प्लीज दो डिफरेंट गैसेस है, उनके पार्शियल प्रेशर सेम है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर सेम है। तो जिसके लिए केज का वैल्यू कम होगा उसके लिए एक्स गैस का वैल्यू ज्यादा, यानी कि सॉल्युटी ऑफ गैस ज्यादा। इस चीज को हम नोट कर लेंगे। The gas with lower kH value is more soluble in water। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए कि ये तीन गैसेस है, एक का केज इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का, तो इसमें से इनका सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये इसमें से सबसे ज्यादा कौन घुलेगा या सबसे कम कौन घुलेगा? तो उसका जवाब आपको यहां से निकलेगा कि जिसका केज के वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका केज के वैल्यू ज्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा, और जिसका केज के वैल्यू कम होगा वो मोर सॉल्युबल। क्योंकि केज इंटू एक्स करके पी आता है, और पी फिक्स कर दिया जाए तो जिसका केज ज्यादा होगा उसका एक्स कम होगा, यानी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगा। इस तरीके से आप इसको सोच लेंगे। हेनरी लॉ के कुछ वैलिडिटी है, माने लिमिटेशन, तो नोट लिख किया जाए, ऊपर वाला नोट कर लिए हो आप। लिखिए लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये अभी जल्दी एग्जाम में आया है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिखिए पहला पॉइंट, हेनरी लॉ तभी लगेगा जब टेम्परेचर और प्रेशर लो। लिखिए एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिखिएगा पहला एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, applicable at low pressure and temperature, applicable at low pressure and temperature, applicable at ठीक है, applicable for at low pressure and temperature। next, gas should not be highly soluble, मतलब HCl वगैरह की तरह ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह कि पानी में जाए सब आयन में टूट जाए, इस तरह कैसे नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, लिखिएगा सेकंड लिमिटेशन, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल।
gas should not be highly soluble. Gas should not be highly soluble. Be highly soluble. Third, gas should not react or dissociate और associate. लिखिए, गैस पानी में जाकर रिएक्शन नहीं करना चाहिए या टूट नहीं जाना चाहिए गैस, या एसोसिएट नहीं हो जाना चाहिए, जुड़ नहीं जाना चाहिए. गैस शुड नॉट रिएक्ट और डिसोसिएट और एसोसिएट. डिसोसिएट और एसोसिएट एक क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन लिखिए तो. क्वेश्चन लिखिए. हेनरी लॉ constant for O2 dissolved in water is 4.34 into 10 raised to the power 5 ATM at 25 degrees Celsius. If partial pressure of oxygen in air is 0.4 atm, calculate the polarity of dissolved oxygen in water. देखिए तो करके इसको. सोल्व करके देखिए, 3-4 मिनट लीजिए.
न्यूमेरिकल बना लिए? कितना आंसर आया? आंसर मैं लिखता हूं। क्या आया है? कोई बनाए? कोई नहीं बनाए? देखिए, क्या कह दिया है? फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KH इंटू X। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर ही दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है गिवन, सॉरी, ये आपको दिया हुआ है। The partial pressure of O2 in air is also given। तो ये हमें क्या दे देगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल जाएगा। Therefore you can have मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? P by KH। P क्या है? P है 0.488 और KH क्या है? KH है आपको 4.34 10 raised to the power 5। ये किसके बराबर होता है? मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2O। इसको सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये आता है 9.21 10 raised to the power minus 7। ये आपको आता है। इसको लिखा जा सकता है
9.21 by 10⁻⁷, जिससे हमें एक चीज पता चलता है कि ये वैल्यू काफी बड़ा है और ये वैल्यू काफी छोटा है। देखिए ये काफी छोटा है, तो इसको हम चाहें अगर तो नेग्लेक्ट कर सकते। यहां से मिल जाएगा आपको मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O into 9.21 10⁻⁷। अगर आप ये लेकर चले कि 1 लीटर सॉल्यूशन, तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा 1000 ml या 1000 ग्राम हो जाएगा। तो मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1000/80 into 9.21/10⁻⁷। इतना मोल 1 लीटर पानी में घुला होगा, यानी कि ये मोलरिटी हमें दे देगा कितना 1000 into 511 ओ आंसर कुछ लगता है गलत दिए हुए। ये हो जाएगा 5.11 10⁻⁻²। 3 0 से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9.21 डिवाइडेड बाई 18 10⁻⁻5 आ रहा। ठीक है, ये आपको आंसर होगा। बढ़िया आगे। अब हम लोग को सीखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी और एक होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी उनको कहते हैं जो आपको सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता हो, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल के नेचर पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि पार्टिकल्स का नंबर कितना है के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ही होते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। लिखिए डेफिनेशन। properties of solution properties of solution
which depend on nature of particles only, which depend on nature of particles are called constitutional properties. Are called constitutional properties. Are called constitutional properties. For example, solubility. एग्जाम्पल में एक बार लिख लीजिए, solubility. सेकंड लिखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एटसेट्रा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एटसेट्रा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एटसेट्रा लिख लिए. लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखिए वैसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है. लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, the properties of solutions, properties of solutions which depend on total number of particles, total number of particles or total number of particles or their concentration, total number of particles or their concentration and not on the nature of the particles and not on the nature of the particles आगे लिखिए there are four colligative properties. There are four colligative properties. लिखिए सबसे पहला relative lowering in vapor pressure. Elevation in boiling point depression
in freezing point osmotic phase. And fourth is osmotic phase. ठीक है, अब हम लोग को एक बड़े टॉपिक की तरफ जाना है, इसलिए मैं आज आपको क्लास रोकता हूं। बड़ा टॉपिक हम लोग कल सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। ऑर्गेनिक का असाइनमेंट जो बाकी है उसको बना लीजिए आप लोग।